चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने यह समझा था कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसका आंसर हम लोग ढूंढ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप 3-4 वीडियो होगा, वो वीडियो सारा देख करके आइए, इंट्रोडक्शन से लेकर के पार्ट 3 तक का, तब जा कर के आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आप लोग देख चुके हैं तो फिर तो अच्छी बात है। चलिए समझते हैं। तो की फीचर्स क्या है, यानी कि भारतीय संविधान का मुख्य विशेषताएं क्या है, तो ये देखेंगे हम। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था तो वह इमेजिन किया गया होगा कि आखिर हमारा जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो किस प्रकार का हमारा देश होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इमेजिनेशन में क्या किया गया होगा। मान लीजिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या कुछ ना कुछ सोच कर तो पढ़ाई कर रहे होंगे ना, कि मान लीजिए कि हम बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे, बड़ा होकर इंजीनियर बनेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पायलट बनेंगे, टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कुछ ना कुछ तो सोच कर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो वैसे ही जब इंडिया का नेशनल मूवमेंट चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, आपका पढ़ाई चल रहा है, वैसे ही आप इसका लड़ाई चल रहा था यहाँ पे इंडिया को फ्री करने के लिए, तो सबसे पहले बात क्या आया होगा कि हम चूँकि सताए हुए किनके थे, तो हमें आज तक मुग़लों ने हमारे ऊपर राज किया, फिर आकर के अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया, तो हम तो एकदम कूटे गए थे बढ़िया से। तो हम तो ये सोचे थे ना कि मान लीजिए हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारा देश में सबको इक्वल राइट होगा, जैसे लोग चाहेंगे, जिस प्रकार से जो भी काम वो करना चाहे, कहीं भी घूमना चाहे, कहीं भी कुछ भी, मतलब अपने हिसाब से वो कुछ भी काम कर सके, वैसा देश की हम लोगों ने इमेजिनेशन किया होगा। तो वैसे देश को बनाने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या आया हमारे देश के नेशनल लीडर्स में, क्या आया होगा। अच्छा, अब ये नेशनल मूवमेंट लड़ कौन रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, और आपके इधर से फिर से आपके जो हो गए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब नेशनल मूवमेंट के सब थे, हीरो थे। तो वो लोग क्या सोचे होंगे, कैसा देश कब बनाया जा सकता है, जब उस देश में डेमोक्रेसी होगा। राइट, डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, तभी वहाँ पे वो चीज़ संभव है जो सब जैसा देश वो बनाना चाह रहे थे। तो देखिए, डेमोक्रेसी बिकॉज वी सफर्ड अ लॉट अंडर द अथॉरिटियन रूल ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। यानी कि हम लोग क्यों डेमोक्रेसी चाहते थे, क्योंकि हमारे ऊपर जो था बहुत ही अत्याचार हुआ था, किसके थ्रू, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू। इन लोगों ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा था कि जब भी हमारा देश मतलब आज़ाद होगा तो हम अपना देश ऐसा बनाएंगे कि जहाँ पे सभी के पास क्या हो, इक्वल राइट हो, कोई भी अगर डिसीजन लिया जाए तो इक्वल लोगों का पार्टिसिपेशन हो, है ना, डिसीजन मेकिंग। जब देश में कोई भी कानून बने, देश में कुछ भी काम हो, तो सबका क्या हो, एकदम समान, है ना, एकदम बराबरी का हकदार सब लोग हो उस कानून के बनाने में। वैसे देश का हम लोगों ने क्या किया था, इमेजिन किया था, हम लोगों ने वैसा सोचा था। यानी कि ये जो नेशनल लीडर थे ऐसा उन्होंने सोचा था, तो वो सोचे, चाहे मतलब हम तो बात तो लगभग एक ही है। दिस वॉज डाउन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल। अब ये जो इतना बड़ा, मतलब सोच लीजिए कि आप अगर एक इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था, इतना बड़ा संविधान तैयार करना था, जहाँ पे पूरे देश एक साथ अपना, मतलब सबको एक साथ लेकर के चलना था। आप ये इमेजिन कर सकते हैं, हमारे देश में कुछ किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती है, कुछ किलोमीटर पे रिलीजन बदल जाता है, मतलब कहने का मतलब है कि रंग बदल जाता है, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हमारे देश में है। और सबको खुश रखना, एक साथ रखना, सबको, हमारा देश टूटे नहीं, वैसा मतलब हम लोगों को तैयार करना था कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए हो रहा था। तो देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ड्राफ्ट जो कमेटी जो चल रहा था, उसमें सबसे हेड कौन थे, तो सबसे हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे हेड थे, है ना, उन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार था कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन वो अकेले वैसा नहीं किए, वो एक बस फ्रेम तैयार किए थे कि हाँ ये ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो एक फ्रेम तैयार कर दिए। और उस फ्रेम तैयार करने के बाद इस ड्राफ्ट कमीशन में पूरे देश से लगभग 300 लोग थे। कितने लोग थे, 300 पीपल थे, जब संविधान बनाया जा रहा था। तो पहले से संविधान तो लगभग तैयार था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस पर डिस्कशन चला कि इस पर और क्या बदलाव किया जाना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसमें और अच्छा क्या किया जा सकता है ना। तो उस प्रकार से इसमें बदलाव कुछ कुछ किए गए। अब आपका है कि
बॉडी ऑफ लीडर यानी कि हैड अ हार्ड टास्क ऑफ फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। यानी कि ये बहुत बड़ा टास्क था कि पूरे देश के लोगों को एक करके एक सूत्र में बांध देना, जहाँ पे सब लोग खुश रहे, सब के मन की बात हो, सब मतलब कहने का मतलब है कि एकदम सब लोग एक साथ एकदम मिल कर रहे, ऐसा संविधान तैयार करने का एक लक्ष्य रखा गया। तो इस लक्ष्य में बहुत बड़ी बाधाएं भी थी। अब इसमें क्या था कि सबसे पहले तो ठीक है 300 लोग यहाँ थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके सबसे बड़े हेड थे, है ना, हेड थे, सबसे मतलब जो भी था उनके ऊपर दारोमदार था। इसीलिए हम संविधान के जनक भी उनको कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इन 300 लोगों का नाम आपको याद हो चाहे ना हो, पता हो चाहे ना हो, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हेड थे, इसलिए उनका नाम सामने आता है। While forming of the constitution, they had many challenges in front of them. एग्जाम्पल के लिए डाइवर्सिटी, यानी कि जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे यहाँ पे। यानी अब सबसे बड़े चैलेंजेस क्या था कि उस समय क्या आज भी डाइवर्सिटी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। अलग अलग 3-4-5 धर्म के 4 तरह के मुख्य धर्म हो गया, और मिला दे जाकर 4-5 तरह का धर्म हो गया हमारे यहाँ। प्लस में अलग अलग कास्ट के लोग हैं, कुछ दूरी पे लोगों का खान पान बदल जाता है, कुछ दूरी पे भाषाएं बदल जाती है, और वो सबको एक साथ लेकर चलना। कैन यू इमेजिन? आप क्या सोच सकते हैं ये चीज़? आप एक पिकनिक प्लान कीजिए ना, एक पिकनिक प्लान कीजिए अपने क्लास में, सब लोग बच्चे, अगर 10 बच्चे हैं ना, तो उस पिकनिक को आप सही से प्लान नहीं कर पाइएगा। कि क्यों? क्योंकि वो 10 बच्चों का अपना अपना मत होगा, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए। और इतना बड़ा देश को एक कर देना कितनी बड़ी बात है। सल्यूट है इन लोगों को, खासकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो डाइवर्सिटी तो यहाँ पे था ही, प्लस में पार्टीशन। हमारा देश एकदम उस समय घाव से भरा हुआ था, क्योंकि हमारा देश का बंटवारा हो चुका था। आप ये सोच सकते हैं कि किसी देश को बांट देना कितनी बड़ी बात है ना। हमारा देश उस समय बटा हुआ था, हिंदू मुस्लिम्स में राइट्स चल रहे थे, क्योंकि पार्टीशन हो चुका था, है ना। और हम लोग तो थे कि भाई समझ में नहीं आ रहा था कि किस धुन में थे, समझ में नहीं आ रहा था। खैर वो सब में नहीं जाएंगे, हम समझेंगे, चैप्टर में रहेंगे। पार्टीशन हो गया था, इस पार्टीशन को लेकर के भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अब ऐसी चीज़ों कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाना कि एक तो देश डिवाइड हो गया था, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक साथ रह सके भारत में। ऐसे संविधान की यहाँ पे ज़रूरत है, और किसी के अंदर कोई भी भेदभाव की भावना न रहे, ऐसा संविधान बनाना था। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ETC। आप प्रिंसली का मतलब हो जाएगा आपका राजाओं का शासन था। उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो 562 रियासत, कितना रियासत बाबू? 562 रियासत, स्टेट लगभग भारत में चल रहे थे। यानी कि 562 राजाओं का शासन चल रहा था यहाँ पे भारत देश पे। सबको एक किसने किया? डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। सॉल्यूट वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे लोग 5 परिवार को एक साथ रख कर नहीं चल सकते हैं। पूरे 562 रियासत मतलब नहीं समझ में आ रहा आपको? जैसे अभी भारत में कितने राज्य हैं, सब राज्यों का अपना अपना एक सरकार चल रहा था, लेकिन वो सरकार अभी केंद्र सरकार के क्या है, अधीन काम करते हैं, उसके अंदर है, बस में है, हमारे अंदर है। लेकिन उस समय राजाओं का शासन था, वो अपना अपना शासन, कईयों का तो अपना अपना सेना था, सोच लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि सबको एक करके एक संविधान बनाना, एक देश का निर्माण करना, एक सूत्र में बांध देना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उसके बावजूद भी ये किया गया, सब कुछ सफल। और एक ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट तैयार करना जिसमें कि सब लोगों को भागीदारी हो और सब लोग उससे खुश हो, ऐसा संविधान बनाना, है ना। देखिए, वर्किंग ओवर देयर चैलेंजेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गिव अ विजनरी डॉक्यूमेंट डाइवर्सिटी नेशनल यूनिट। यानी कि डाइवर्सिटी को भी लेकर चलना था, अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लोग, अलग अलग सोच,
लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी हो गया ये, और सबको एक कर करके नेशनल यूनिटी बना करके एक संविधान का निर्माण करना एक बहुत बड़ी चैलेंजेस थी। और इस चैलेंजेस को हमारे नेशनल लीडर्स ने एक्सेप्ट किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक्सेप्ट किया, और आज एक ऐसा संविधान है जो कि 70 साल से चल रहा है और सब लोग इस संविधान से खुश हैं। तो अब यहाँ पे है कंसर्न फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इस संविधान में हमें ये भी देखना था कि सोशल इकोनॉमिक यानी कि हमारा ऐसा संविधान बनाए जिसमें कि आने वाले समय में हम इकोनॉमिकली यानी कि पैसे से भी मजबूत रहे, है ना, और ऐसा एक सोशल एक ऐसा ढांचा तैयार हो, एक ऐसा सामाजिक ताना बाना बने जिसमें कि किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ कम हो रहा है, किसी के साथ ज़्यादा हो रहा है, किसी के साथ कम हो रहा है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगला वीडियो जो आना शुरू होगा सब 10-10 या 15-15 मिनट का वीडियो होगा। 5 वीडियो मुश्किल से आएगा, पांचों जो की फीचर्स है ना, उसको हम लोग एक एक वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो आप इसमें समझिएगा वो की फीचर्स, इसमें पहला क्या होगा, फेडरलिज्म, FEDERALISM, फेडरलिज्म। दूसरा जो आपका हम पढ़े ये अगला एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे इसको, और उसका अगला वीडियो जो आपका आएगा उसमें रहेगा पार्लियामेंट फ्रॉम दी गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट। अगला जो आप इसमें पढ़िएगा सेपरेशन ऑफ पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप भूल जाइए कि आपको नौकरी होने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बढ़िया कोई जॉब चाहिए ना तो आपको एकदम समझना पड़ेगा ताना वाना हमारे देश के सरकार का कैसे काम करती है, की फीचर्स क्या है, आपके राइट्स क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। चाहे अभी आप क्लास 8 का एग्ज़ाम दीजिए, 9th का एग्ज़ाम दीजिए, 10th का एग्ज़ाम दीजिए, या फिर आप आगे जा कर के IAS का तैयारी कीजिए, मतलब जो भी आप ऊपर ले हाई रैंक का तैयारी कीजिए, चाहे जो भी तैयारी कीजिएगा आप, ये सब समझना आपको इंपॉर्टेंट है। आगे है आपका फंडामेंटल राइट, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक वीडियो में समझ लेंगे। अगर ये पांच की फीचर्स आप क्या हो गया, आप यहाँ से भी समझ चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 5 फीचर जो है, की फीचर जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। पांचों है, एक एक वीडियो में पांचों ख़त्म कर देंगे, फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोचिंग का कोई छात्र है तो वो तो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं, उसको तो नोट्स मिलना ही मिलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जय हिंद।